सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है लॉ। हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं इसकी। चलिए इंट्रोडक्शन पहले इनका पढ़ते हैं, फिर मैं मेरा दूंगा हमेशा की तरह। The Civil Procedure Code is a general law relating to civil suits. ठीक है. If there is a conflict between the code and the special law, the latter prevails over the former. बढ़िया बात बोली इन्होंने. The latter prevails over the former. ठीक है, इस पे बात करेंगे. Where a special law is silent on a particular matter, the code applies. Code means which code? This code, Civil Procedure Code applies. चलो बात करते हैं. सबसे पहले मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. केसेस कितने तरह के होते हैं? तो जवाब आया केसेस दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सिविल केस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केस. ठीक है सर, ये तो आता है हमको, सिविल केस और क्रिमिनल केस. चलो अगली बात, क्रिमिनल केस के एग्जाम्पल दीजिए सर. तो क्रिमिनल केस के एग्जाम्पल हो गए मर्डर, रेप, किडनैपिंग, क्रिमिनल टॉर्ट एटसेट्रा. सॉरी, क्रिमिनल डिफेमेशन. टॉर्ट तो अपने आप में कंसेप्ट है. डिफेमेशन, डिफेमेशन को क्राइम में भी ले सकते हैं, आपको बताया था. सीरियस मॉनेटरी फ्रॉड या नॉर्मल फ्रॉड भी आते हैं इसमें, 420 एटसेट्रा. हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, बहुत सारे अपन पढ़ेंगे सीआरपीसी भी. और सिविल केसेस के एग्जांपल दीजिए. तो प्रॉपर्टी के विवाद, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस सिविल केस है. कोई क्रिमिनल केस नहीं होता. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगा दिया, सिविल केस. या मैट्रिमोनियल विवाद, जो पति पत्नी के बीच में डिवोर्स से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड है, अमाउंट को लेके हैं. ये सारे कौन से केसेस है? सिविल केसेस. ठीक है, तो हमारे यहाँ दो तरह के केसेस है, सिविल केस और क्रिमिनल केस. चलो सिविल केसेस के लिए कौन सा लॉ है? सिविल केसेस के लिए है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. क्रिमिनल केसेस के लिए है सीआरपीसी. तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआर आर छोटा, सीआरपीसी, सीआर डिनोट्स क्रिमिनल. तो दो तरह के कानून हमको पढ़ना है, सीआरपीसी 1973 एंड सीपीसी 1908. चलो ये भी ठीक है. अब बात यह है कि सीआरपीसी तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सीपीसी को वापस उठाते हैं. तो सिविल प्रोसीजर कोड नाम का जो हमारा ये लॉ है, इसका नाम एक्ट क्यों नहीं है, कोड क्यों है? कोई दिक्कत नहीं, कोड का अर्थ भी एक्ट या लॉ ही होता है. अब ये कुछ चूंकि प्रोसीजरल कोड होने के कारण और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल कानून होने के कारण इनको कोड नाम दिया. कोड शब्द का अर्थ होता है हिंदी में संहिता. ये ह है संहिता. संहिता, संहिता का अर्थ होता है कानून, लॉ काइंड ऑफ. तो कोड यानी एक्ट ही है यहाँ पे. तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908. नाम क्लियर? चल अगला वर्ड इसके अंदर सिविल के बाद प्रोसीजर. तो प्रोसीजर का क्या अर्थ है? प्रोसीजर यानी प्रक्रिया. ये तो हिंदी में नहीं है. प्रोसीजर यानी कि सिविल सूट्स को, सिविल केसेस को सॉल्व करने का पूरा प्रोसीडिंग, पूरा प्रोसीजर जो आगे अपन देखने वाले. तो पहले तो नाम समझाना मेरा कर्तव्य होता है हमेशा. सिविल यानी सिविल केसेस, प्रोसीजर यानी कि उनका प्रोसीजर, ट्रायल कैसे होगी और क्या उससे रिलेटेड कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, और आखिरी है कोड यानी लॉ या एक्ट. तो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज द ईयर. ये पूरा नाम हुआ. मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अब मजे की बात यह है कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो मामले हैं जिसमें कंज्यूमर के साथ गलत होता है, क्या वो भी सिविल केसेस हैं? हाँ, वो भी सिविल केसेस हैं. क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो केसेस हैं वो भी सिविल केसेस हैं? हाँ, वो भी सिविल केसेस हैं. और बताना मुझे. तो मैंने कहा सिविल केसेस में कौन कौन से केसेस आ रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने कहा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस, कोपरा के केसेस सिविल है.
CCI कंपटीशन कमीशन के पास जो केसेस आते हैं कंपटीशन लॉ से रिलेटेड सिविल केसेस हैं, ठीक है। तीसरा, कंपनी लॉ में भी कुछ सिविल केसेस है क्या? 2 मिनट, बाहर से आवाज आ रही। कंपनी लॉ में भी कुछ सिविल केसेस है क्या? हाँ, कंपनी पे सिविल लाइबिलिटी भी लगती है और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लगती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी डायरेक्टर प्रमोटर्स पे लगती है, रियल नेचुरल पर्सन पे। सिविल लाइबिलिटी कंपनी पे लगती है। तो कंपनी लॉ में भी कई सारे मैटर ऐसे हैं जो सिविल केस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। रेरा रेरा के भी केसेस सिविल केसेस हैं। अब मजेदार बात यह है कि क्या रेरा के केसेस रेरा अथॉरिटी सॉल्व करती है? हाँ, वो सॉल्व करती है। तो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है? बोले जो रेरा एक्ट में लिखा हुआ है वो प्रोसीजर है, या रेरा एक्ट ने अगर पावर दिया है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी अपना खुद का प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर सकती है, तो वो अपना खुद का प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर सकती है। इसका मतलब रेरा के केसेस सिविल केसेस हैं जिनको सॉल्व करने का प्रोसीजर रेरा एक्ट में जो स्पेसिफिक अथॉरिटी बना रखी है रेरा, वो खुद तय करेगी। इसका मतलब उनको सीपीसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीपीसी में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि उस एक्ट में स्पेशली खुद प्रोसीजर दिया है या प्रोसीजर खुद का प्रोसीजर बनाने का पावर अथॉरिटी को दे रखा है। सेम गोज विद सीसीआई, सेम गोज विद कोपरा की कंज्यूमर फोरम, सेम गोज विद कंपनी लॉ में अगर कोई अथॉरिटी है तो। मजा ये है कि भारत में ऐसे कई सारे, ये जनरल लॉ है सीपीसी, भारत में कई सारे ऐसे स्पेशल लॉ है जिन लॉ में अपने अंदर ही कोई ना कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको सिविल कोर्ट के बराबर पावर दे रखा है। अभी पढ़ा था हमने पिछले एक्ट में, है ना, जिनको सिविल कोर्ट के बराबर पावर दे रखा है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोसीजर खुद स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई पावर दे रखा है तो फिर उनका जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेगा। लेकिन कोई कोई स्पेशल लॉ है और उस स्पेशल लॉ में कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा है और ना ये कह रखा है कि अथॉरिटी खुद बनाएगी अपना प्रोसीजर, इन दैट केस ऑटोमेटिकली दिस कोड मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड शैल अप्लाई। अब ये जो लाइन लिखी इंट्रोडक्शन की देखो आप, वेयर द स्पेशल लॉ इज साइलेंट ऑन द पर्टिकुलर मैटर द कोड अप्लाइज। मतलब किसी मैटर पर स्पेशल लॉ में सिविल केसेस से रिलेटेड कोई मुद्दा हो और उस पर उनके खुद के कुछ प्रोविजंस हो तो वो अप्लाई करेंगे, ठीक। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो दिस कोड विल अप्लाई। अब मुझे बताओ सीपीसी इस लिहाज से लीनियंट लॉ हुआ या डोमिनेंट लॉ हुआ? झट से बता दोगे आप, बोलो। इस लिहाज से सीपीसी लीनियंट लॉ हुआ या डोमिनेंट लॉ हुआ? सीपीसी इस लिहाज से लीनियंट लॉ हुआ। अगर किसी स्पेशल लॉ में कुछ है तो उसकी चलेगी, लेकिन अगर उसमें कुछ न लिखा हो, वो साइलेंट हो, तो सीपीसी की चलेगी, ठीक। अब इसके ऊपर जो लाइन लिखी उसका भी यही अर्थ है। मान लो भारत के किसी कानून में सिविल केस, स्पेशली उस एक्ट के लिए जो सिविल केसेस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए कुछ बातें लिखी, और सीपीसी में भी सिविल केसेस को सॉल्व करने की ट्रायल प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ बातें लिखी, और दोनों में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, यानी दोनों में अगर कोई विरोधाभास होता है, तो फिर किसकी चलेगी? तो बोले द लेटर शैल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। अब यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया है, जिनकी इंग्लिश अच्छी उनको आ जाएगा, बाकियों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। द लेटर शैल प्रिवेल या द लेटर प्रिवेल्स ओवर द फॉर्मर। फॉर्मर यानी बाद वाला, सॉरी पहले वाला, एक मिनट। फॉर्मर यानी पहले वाला, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले की प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर यानी पहले वाला, और लेटर यानी बाद वाला। ऐसा तब करते जब पहले उनका नाम ले चुके हो एक के बाद एक। तो पहले नाम लिया है क्या? हाँ। वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोड, तो पहले किसका नाम लिया है? पहले किसका नाम लिया है? कोड। एंड द स्पेशल लॉ, तो स्पेशल लॉ का नाम सेकंड नंबर पे लिया है। तो जब सीपीसी या यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि कोड और स्पेशल लॉ, इन दोनों में कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है या कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो पहले किसका नाम लिया? कोड। एंड द स्पेशल लॉ, बाद में लिया स्पेशल लॉ का नाम। तो इन दोनों में से जो बाद वाला है, द लेटर प्रिवेल्स ओवर द फॉर्मर, यानी कि स्पेशल लॉ शैल प्रिवेल ओवर द कोड यानी कि सीपीसी। अगेन जो नीचे लिखा है उसको पहले ऊपर कहा है और नीचे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो नीचे लिखा है वेयर द स्पेशल लॉ इज साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर द कोड अप्लाइज। ये लाइन बेसिकली एक्सप्लेनेशन है इस लाइन का। कौन सी लाइन का? इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोड एंड द स्पेशल लॉ द लेटर प्रिवेल्स ओवर द फॉर्म। मतलब इस पूरे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कुल 3 सेंटेंसेस हैं जिसमें दूसरे सेंटेंस को
क्लैरिफाई करने के लिए तीसरा सेंटेंस भी दिया है। और तीसरे सेंटेंस को पढ़ के अगर आपको समझ में आ गया कि दोनों में से कौन लीनियंट है और कौन डोमिनेंट है, तो सेकंड वाला सेंटेंस तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सीपीसी और किसी भी और लॉ में जहां सिविल केस से रिलेटेड कुछ लिखा हो, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर सीपीसी, क्योंकि सीपीसी इज अ जनरल लॉ। तो फाउंडेशन से मैं आपको एक लॉजिक देते आ रहा हूँ। किसी भी दो लॉ में अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो आप तो ये चेक कर लो कि वो जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रडिक्शन है उस पॉइंट का स्पेशल लॉ कौन सा है। जैसे कि पब्लिक इशू को लेके सेबी एक्ट में और कंपनीज एक्ट में किसी प्रोविजन में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आप बताओ इन दोनों में से स्पेशल एक्ट कौन सा है। तो बोले मैटर क्या है, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू के पॉइंट पर स्पेशल लॉ कौन सा है, सेबी एक्ट। तो फिर पब्लिक इशू के पॉइंट पर सेबी एक्ट कुछ बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, तो फिर इन दैट केस सेबी एक्ट शैल प्रिवेल ओवर कंपनीज एक्ट। और ये रूल स्पेशल लॉ और जनरल लॉ का चाहे जहां लगा सकते हो, ये एक प्योर लॉजिक है। ठीक बच्चों, चल ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। क्या है अब और बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। फिर कह रहे हैं द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट की बात चल रही है ऑब्वियसली, क्रिमिनल की नहीं। किसी भी सिविल डिस्प्यूट को सेटल यानी कि रिजॉल्व करने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इस सीपीसी में डिफाइन की गई है। The Civil Procedure Code defines the process of settling the disputes in respect of property, breach of contract and matrimonial dispute। यही कहा था मैंने, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट हो, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई डिस्प्यूट हो, या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि हस्बैंड वाइफ शादी को लेके, तो फिर वो सारी डिस्प्यूट्स किसके तहत सॉल्व होती है, सीपीसी के तहत। और उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, उनको सेटल करने का क्या प्रोसेस है, वो सीपीसी में दिया गया है। अब एक मजेदार बात, सीपीसी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहले तो 158 सेक्शन और उसके बाद शेड्यूल। कुल मिला के सीपीसी 1908 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला सेक्शंस और दूसरा शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में दिए गए हैं बहुत सारे ऑर्डर्स। ऑर्डर 1 ऐसे देते हैं, ऑर्डर का नंबरिंग यही वाला होता है ना, ऑर्डर 1 2 3 ऐसे नहीं लिखते हैं। सीपीसी में ऑर्डर ऐसे लिखे, ऑर्डर 3, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 37, 3, 10, 10, 10, वी आई आई, ये ऑर्डर 37, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स। तो एक ही शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, उसमें बहुत सारे ऑर्डर है। तो एक तो पार्ट है इसका फर्स्ट शेड्यूल, दूसरा पार्ट इसके सेक्शन। सेक्शन कितने हैं, सेक्शन 1 से लेके 158 तक। तो सीपीसी के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 which contains sections and part 2 which contains schedule 1। और शेड्यूल 1 में है बहुत सारे ऑर्डर। जो ये ऑर्डर पार्ट ऑफ लॉ ही है, ये ऑर्डर किसी ने दिए नहीं है, कोर्ट ने, सरकार ने ही पास कर रखे हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर्स इसका सेकंड पार्ट है। मजे की बात क्या है, जो सेक्शन वाला पार्ट है सेक्शन 1 to 158 का, वो है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ सीपीसी। और शेड्यूल 1 जो सेकंड पार्ट है वो प्रोसीजरल पार्ट है, इट इज प्रोसीजरल पार्ट। चलो भाई, एक ही चीज को 4 बार बोल के रटा के याद करूं या कंसेप्ट पे फोकस करूं मैं? याद तो कोई भी करा सकता है और याद तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ ही लो ना बेटा, लॉ को लॉ की तरह पढ़ना चाहिए। वापस बोल लेता हूँ बस एक बार और, ध्यान से सुनना। सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा। इसको रोक के अभी तक जो बोला है उसको समाप्त कर देता हूँ। सीपीसी नाम का जो हमारा कोड है यानी कि कानून है, जिसका हिंदी मीनिंग में हम देख चुके हैं संहिता। ये जो कानून है इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस चूंकि नजर ही आता है कि दो पार्ट में डिवाइडेड। तो जो पहला पार्ट है वो सेक्शंस हैं, जिसमें प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 से 158 तक। और जो दूसरा पार्ट है उसमें एक शेड्यूल है जिसका नाम है फर्स्ट शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल ही नहीं, फर्स्ट शेड्यूल है। और वो फर्स्ट शेड्यूल अपने आप में बहुत बड़ा है। और उस फर्स्ट शेड्यूल में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वो ऑर्डर भी लॉ के फॉर्म में ही है, बस सेक्शन 1 2 3 ना होके, सेक्शन 159 160 ना होके वो ऑर्डर है। इसको इस तरीके से बनाया है ताकि झट से सरकार को प्रोसीजरल, क्योंकि शेड्यूल में जो ऑर्डर्स होते हैं उनको चेंज करना नोटिफिकेशन जारी करके इजी होता है, क्योंकि सेक्शन को चेंज करने के लिए पूरी पार्लियामेंट को बैठना पड़ता है।
इसलिए प्रोसीजरल पार्ट को उन्होंने किस में डाल दिया, ऑर्डर में डाल दिया। तो ये कारण भी मालूम पड़ा आपको कि प्रोसीजर ऑर्डर के फॉर्म में क्यों है। ठीक, ऑर्डर तो सरकार जारी कर सकती है, मिनिस्ट्री जारी कर सकती है। चल, तो जो सेकेंड पार्ट है वो प्रोसीजरल है, फर्स्ट पार्ट सब्सटेंटिव। अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल में क्या अंतर होता है, इस पे बात करते हैं। चल देखो, सब्सटेंटिव शब्द के जो स्पेलिंग बनती है उसमें आप देखो, सब्सटेंटिव में सब्सटेंस है, तो जिसमें सब्सटेंस हो वो सब्सटेंटिव, यानी कि जिसमें राइट्स, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज हो, कि ये पार्टी ये करेगी, वो पार्टी वो करेगी, है ना। इस पार्टी को ये बोलते हैं, जजमेंट की ये डेफिनेशन है, जिसमें डेफिनेशंस हो, जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। डूज का उल्लंघन तब हो जाएगा जब आप उसको नहीं करोगे, डोंट्स का उल्लंघन तब हो जाएगा जब आप उसको कर दोगे। पहले पढ़ा है मैंने डूज एंड डोंट्स, लॉ दो ही तरीके से होता है, ये सब करो या ये सब ना करो। जैसे मर्डर वगैरह मत करो, ये लॉ में लिखा है, तो ये डोंट्स है लॉ के। इनकम टैक्स पे करो, ये डूज है लॉ के। तो कोई भी लॉ हो भारत का, दुनिया का, लॉ में तो डूज और डोंट्स ही होते हैं। तो जिसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, ये करो वो मत करो, ये पार्टीज के राइट्स हैं, ये उनकी लाइबिलिटीज हैं। जजमेंट इसको बोलते हैं, जज इसको बोलते हैं, डिक्री इसको बोलते हैं, ऑर्डर इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म्स को डिफाइन भी किया गया हो, इसे कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। देखो, सब्सटेंटिव लॉ एक अकेला सीपीसी का सेक्शन 1 to 158 सब्सटेंटिव नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सब्सटेंटिव है, पर वो पूरा एक्ट ही सब्सटेंटिव। टॉर्ट का जो कानून है वो पूरा सब्सटेंटिव है, लेकिन उसके उसके ऊपर भारत में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया अभी तक, लेकिन पूरा सब्सटेंटिव है, वो कॉमन लॉ पे बेस्ड है। चलो और एग्जांपल देता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 पूरा सब्सटेंटिव लॉ है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है ये करो वो मत करो, ये इस तरह से एडवर्टीजमेंट जारी करो कि आप, अगर आपको डिपॉजिट्स लेने, तो अगर आपको पब्लिक इशू लाना है तो ये करना पड़ेगा। कंपनी ऐसे व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकती है, डायरेक्टर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन है। तो राइट्स, लाइबिलिटीज, क्वालिफिकेशन, जिसमें कुछ मुद्दा हो, कोई तथ्य हो, कोई बात हो, उसे कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। और उस सब्सटेंटिव लॉ को फॉलो करने में जब गड़बड़ हो जाए, तो फिर कोर्ट में केस चलेगा, तो कोर्ट में किस प्रोसीजर से केस चलेगा, वो जिसमें लिखा होता है, वो होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक, देखो, जैसे मैंने कहा, एक अपनी क्लास का एग्जांपल बनाते, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल को अच्छे से समझने के लिए। मैंने कहा कोई लड़का किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा, ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना लाइन से। किसी भी लड़की को अधिकार है कि लड़का छेड़े तो वो कंप्लेंट कर सकती है। लड़की यानी कि वो जो ये वाला जेंडर है, लड़का यानी कि वो जो ये वाला जेंडर है, तो लड़का लड़की टर्म डिफाइन भी कर दी। लड़का नहीं छेड़ेगा, ये डोंट भी बता दिया। लड़की को अगर लड़का छेड़ता है तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए, ये डू भी बता दिया। ठीक, तो ये हमारी क्लास का कानून। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई केस लड़की लेकर आती है, मतलब सब्सटेंटिव लॉ में जो लिखा है उसका इस्तेमाल करते हुए लड़की जब आती है, तो फिर सबसे पहले उसकी सुनवाई की जाएगी। लड़की के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट लड़के को बताया जाएगा कि तेरे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, और अंत में फिर हम डिसीजन देंगे। ये पूरा प्रोसीजर है। तो ये जो केस लड़की फाइल करेगी, उसको सॉल्व करने का, सेटल करने का प्रोसीजर जो है, वो यहाँ लिखा है मैंने। और लड़के के राइट्स क्या है, लड़की के राइट्स क्या है, लड़का किसको बोलते हैं, लड़की किसको बोलते हैं, छेड़खानी की परिभाषा में क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें इस पोर्शन में लिखी है। इसका मतलब हमारी क्लास में जो कानून बना है, हमारी क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें जो ये वाला पार्ट है ये सब्सटेंटिव है, और जो ये वाला पार्ट है ये प्रोसीजर है। अभी क्लियर आई बात समझ? तो भारत के सब कानून सब्सटेंटिव हैं, सारे के सारे कानून सब्सटेंटिव हैं। ठीक, सारे के सारे कानून सब्सटेंटिव। सिर्फ सिविल और क्रिमिनल के जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंटर लेवल पे हो, हम तो सेंटर वाले पढ़ेंगे, सीपीसी, सीआरपीसी। जबकि सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के भी लॉ बना सकती है इसके ऊपर, इन अ वे कि ये सेंटर के लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, है ना। क्योंकि बहुत सारे मैजिस्ट्रेट वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जो कि क्रिमिनल जजेस हैं, और उनको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है ना। इसलिए इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट के लॉ भी हो सकते हैं, कभी देखने में आए तो घबरा मत जाना कि ये तो बताया ही नहीं था। चलो,
तो जो प्रोसीजरल पार्ट है वो प्रोसीजरल लॉ, और जो सब्सटेंटिव पार्ट है वो सब्सटेंटिव लॉ। अब तकरीबन सारे लॉ सब्सटेंटिव। सीपीसी सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल दोनों है, क्योंकि इसके सेक्शन वाला पार्ट सब्सटेंटिव है और शेड्यूल वाला पार्ट प्रोसीजरल है। तो फिर सर इसका नाम सिविल प्रोसीजरल कोड क्यों है? सिविल कोड रखना था, जब इसमें सिर्फ प्रोसीजर नहीं, अकेला सब्सटेंटिव पार्ट भी है। पर इसकी वैल्यू किससे बड़ी? सब्सटेंटिव तो बहुत कानून होते हैं, लेकिन भारत के जितने भी सब कानून है, सिविल कानून, सब्सटेंटिव लॉज हैं, उनका अगर वायलेशन, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब्सटेंटिव एक्ट है, जिसमें डिफाइन किया गया है, राइट्स एंड लायबिलिटीज बताई गई है, बायर, सेलर, लेसर, लेसी, लैंडलॉर्ड, टेनेंट के राइट्स, मॉर्टगेजर के राइट्स, मॉर्टगेजी के राइट्स, तो वो सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक, उस सब्सटेंटिव लॉ का अगर कहीं उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है या कोई डिस्प्यूट होती है, तो कहाँ जाएगा केस? सिविल कोर्ट में। किसके तहत? प्रोसीजर कैसे चलेगा उस केस का? सीपीसी के तहत। तो सीपीसी का होना जरूरी है ना। इट्स ए जनरल लॉ जो मैट्रिमोनियल केसेस की भी प्रोसीजर बताता है, या जनरली प्रोसीजर बता देता है जो हर तरह के केस में लग जाती है, इफ देयर इज नो स्पेशल लॉ फॉर दैट सिविल प्रोसीजर। ठीक है, चलो। तो बात ये चल रही है कि सीपीसी में प्रोसीजर होने के कारण ही इसका महत्व है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिविल प्रोसीजर कोड। लेकिन इसमें सब्सटेंटिव कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें सब्सटेंटिव पार्ट भी है, तो भी इसका नाम सार्थक है। हाँ, नाम सार्थक है। नाम क्या है फिर कह दे, लास्ट टाइम नाम ले रहे हैं, उसके बाद तो हमको फिर आगे अंदर ही कंटेंट में घुसना है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ये की ये डेफिनेशन सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल की कहाँ लगानी है, या ये का ये इंट्रोडक्शन सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल का सीआरपीसी में भी लगा लेना है। तो अब जब मैं सीआरपीसी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तब सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ वापस से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सुन लो कि सीआरपीसी में, सीआरपीसी इज एन एंटायरली प्रोसीजरल लॉ, जबकि उससे जुड़ा हुआ आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ। इसलिए सीआरपीसी और आईपीसी हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो सीआरपीसी एंड आईपीसी गो हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड इज एन ईडियम इंग्लिश का, यानी साथ में चलते हैं। सीआरपीसी प्रोसीजरल है, नाम से क्लियर है, इसमें प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी सब्सटेंटिव है। तो मर्डर किसे कहते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? आईपीसी में। मर्डर करने की सजा कितनी है, यानी कि विक्टिम का राइट या विक्टिम की फैमिली का राइट, आईपीसी में। और क्रिमिनल केस की सुनवाई कैसे होगी? सीआरपीसी। बस सीआरपीसी में थोड़ा थोड़ा पार्ट सब्सटेंटिव है, लेकिन सीआरपीसी और आईपीसी में पूरा सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी है। और आईपीसी में जो सजाएं बताई गई हैं, उनमें से अगर कोई काम कोई व्यक्ति करता है, जैसे मर्डर डिफाइन किया और उसकी सजा बताई है आईपीसी में, तो अब अगर वो कार्य, मर्डर वाला कार्य कोई करता है, तो उसकी ट्रायल, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसके प्रोसीजर किसके हिसाब से चलेंगे? सीआरपीसी के। तो दोनों जुड़ के चलेंगे। ठीक, तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ पे हमने जो ये मेहनत की, ये सीपीसी और सीआरपीसी आईपीसी तीनों के लिए एक साथ कर ली। ठीक, एक और मजेदार बात, प्रोसीजरल लॉ को कहीं कहीं लॉ की लैंग्वेज में एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं। बस ये याद कर लो आप, तो कभी लिखा हुआ आ जाए एडजेक्टिव लॉ तो कंफ्यूज मत होना, प्रोसीजरल लॉ का ही दूसरा नाम एडजेक्टिव लॉ भी है। ठीक है बच्चों, चलो। तो नीचे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द सब्सटेंटिव लॉ डिटरमाइंस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज, whereas the procedural law lays down the practice procedure for enforcing the substantive law। सेम बोला है जो अपन ने इतनी देर तक समझा, एक लाइन में सम अप कर दिया उसको। चलो भाई, अब आते हैं इस सेट के अच्छे अच्छे टर्म्स एंड पॉइंट्स। पहला है कॉज ऑफ एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल, कॉज का अर्थ क्या? कॉज यानी कारण, ठीक है। एक्शन का अर्थ क्या? एक्शन का अर्थ है लीगल एक्शन। कैसे मालूम? ऑब्वियसली, मैं तेरे खिलाफ कौन सी लूंगा एक्शन? लीगल एक्शन लूंगा। आई टेक एक्शन अगेंस्ट यू। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु ब्रेक द लॉ ऑफ द स्कूल। तो एक्शन वर्ड अगर यहाँ ले रहे हैं, तो एक्शन का अर्थ ये नहीं कि बहुत एक्शन मूवी देख रहा है कोई व्यक्ति, या लाइट्स कैमरा इन एक्शन, नहीं। एक्ट का नाउन फॉर्म एक्शन नहीं, बराबर एक्ट का नाउन फॉर्म एक्शन है, लेकिन यहाँ एक्शन का अर्थ क्या है? लीगल एक्शन। तो कॉज ऑफ एक्शन, इसमें दो वर्ड है, कॉज और एक्शन। तो एक्शन यानी लीगल एक्शन, कॉज यानी कारण, और ऑफ यानी का। तो अब जब इसको इंग्लिश से हिंदी में लेंगे,
तो फिर ये कारण का लीगल एक्शन नहीं बनेगा, है ना, लीगल एक्शन का कारण। जैसे कि कॉज ऑफ सक्सेस, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, कॉज ऑफ सक्सेस। तो शी इज या ही इज माई कॉज ऑफ सक्सेस, माई टीचर इज माई कॉज ऑफ सक्सेस। तो कॉज ऑफ सक्सेस मैंने यूज किया अपने टीचर के लिए, तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, सक्सेस का कारण की कारण की सक्सेस। सक्सेस का कारण मतलब ऑफ के बाद जो आ रहा है हिंदी ट्रांसलेशन में वो पहले आ जाएगा। तो सक्सेस, कॉज ऑफ सक्सेस, हिंदी ट्रांसलेशन में सक्सेस पहले आ जाएगा, ऑफ का हो जाएगा, और कॉज यानी कारण, तो सक्सेस का कारण। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो, कॉज ऑफ एक्शन, एक्शन यानी लीगल एक्शन, अब हिंदी में ट्रांसलेट करो तो लीगल एक्शन का कारण। अपना तरीका इस चीज को पढ़ने का भैया, प्योर, ढूंढ लेना बाकी का। तो लीगल एक्शन का कारण मतलब वो घटना, अब लीगल एक्शन का कारण क्या होगा, यानी कि कोर्ट केस करने का कारण क्या होगा, कोई न कोई घटना। मतलब और अगर सम अप कर दें तो एनी इवेंट, एनी इवेंट, एनी हैपनिंग, एनी अकरेंस जिसके कारण आपका कोई राइट था, कोई भी लीगल राइट, कोई अधिकार, और वो अधिकार ब्रीच हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है या वायलेट हुआ है, तो इसका मतलब ये जो वायलेशन है, ये जो ब्रीच है, ये जो इन्फ्रिंजमेंट है, ये कारण है जिस कारण से आप लीगल एक्शन लोगे, है ना, ये वो कारण है जिसके कारण आप लीगल एक्शन लोगे। मतलब इस लीगल एक्शन का कारण क्या है, ये लीगल एक्शन क्यों ली जा रही है, इस घटना के कारण, इस अकरेंस, इस इन्फ्रिंजमेंट, इस वायलेशन के कारण। मतलब एनी वायलेशन, एनी इन्फ्रिंजमेंट, एनी अकरेंस ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट इज अ कॉज फॉर लीगल एक्शन। इसका मतलब लीगल एक्शन शब्द, सॉरी, कॉज ऑफ एक्शन, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, किसी भी तरह के विवाद का कारण जो भी घटना है वो कॉज ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्रिमिनल केसेस की बात करो तो रामलाल ने श्यामलाल को बहुत जोर से मारा पीटा, तो क्या ये मारना पीटना इज अ कॉज ऑफ एक्शन जिसके लिए श्यामलाल केस कर सकता है? हाँ, ये वर्ड बार बार आएगा लॉ में, कॉज ऑफ एक्शन, इसलिए एक बार अच्छे से समझ लो बच्चे लोग, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन मीन्स, सिंपल सिंपल, सबसे सिंपल वर्ड्स में क्या लिखेंगे, घटना, कोई भी घटना जिसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। चलो, तो अगर एक्स ने वाई के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉज ऑफ एक्शन? हाँ, और इस कॉज ऑफ एक्शन पे एक्स ने वाई के साथ ब्रीच किया है तो वाई केस लगा सकता है, हाँ, वाई केस लगा सकता है, ठीक। वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई है एंड द हस्बैंड इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मैट्रिमोनियल राइट्स, तो क्या हस्बैंड वाइफ का छोड़ के जाना इज अ कॉज ऑफ एक्शन? वो एक्शन जो हस्बैंड लेने वाला है उसके पीछे का कारण ये है वाइफ की गलती, हाँ, तो छोड़कर जाना इज अ कॉज ऑफ एक्शन। मैंने एक स्टूडेंट को बहुत जोरदार थप्पड़ मारा, बोले सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मारने, तो क्या मेरा थप्पड़ मारना इज अ कॉज ऑफ एक्शन? हाँ, इज अ कॉज ऑफ एक्शन जिसपे स्टूडेंट एक्शन ले सकता है, पाप पड़ेगा अगर लेगा तो। चलो, तो मेरे तरीके से समझ में आ गई क्या? तो अंदर का पढ़ लो, अंदर का पढ़ा हुआ एक बार में आ जाना चाहिए आपको। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट that it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. Please note that without cause of action, no civil suit can be filed in a court of law. बिना कॉज ऑफ एक्शन के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई सिविल सूट फाइल की ही नहीं जा सकती। मतलब सिविल सूट फाइल करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में सिविल सूट फाइल करने के लिए कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करना जरूरी है कि कुछ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। और किसे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन? मतलब वो कोई भी फैक्ट जिसे प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, ताकि वो कोर्ट का जजमेंट अपने फेवर में, सपोर्ट हिज राइट, कि मेरा ये राइट है और मेरे इस राइट को सपोर्ट करते हुए कोर्ट का जजमेंट आना चाहिए, उस इस राइट को और इस जजमेंट मेरे फेवर में आए, इसको प्रूव करने के लिए वो सारे फैक्ट जिनको बाद में प्रूव करेगा कौन, प्लेंटिफ, उसे कहते हैं हम कॉज ऑफ एक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ए लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्जीक्यूट यानी साइन बी लिमिटेड के साथ, कि हम एक फलाना तारीख तक आपको इतने किलो गेहूं पहुंचा देंगे, 15 मई 2018 तक दिल्ली में, बाय बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड पहुंचाएगी ए लिमिटेड को, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी में। 15 मई 2018 तक बी लिमिटेड इतनी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ व्हीट डिलीवर करेगी। बी लिमिटेड ने अभी तक वो गेहूं सप्लाई नहीं किया है आज की तारीख तक, तो क्या ए लिमिटेड के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन है? हाँ, क्या कॉज ऑफ एक्शन है? वो जो नॉन सप्लाई है व्हीट का, वही कॉज ऑफ एक्शन है जिसके बेसिस पे ए लिमिटेड सूट फाइल कर सकती है
और कोर्ट से अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं। और फिर आगे जो भी जजमेंट आए, झूठा केस भी हो सकता है, या हो सकता है गलती नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया बी लिमिटेड ने, फिर वो बाद में जो भी डिसीजन आएगा। लेकिन अभी जो सामने नजर आ रहा है वो एक कॉज है, वो एक कारण है जिसके ऊपर ए लिमिटेड एक्शन ले सकता है। कॉज ऑफ एक्शन, नॉन सप्लाई ऑफ व्हीट, कॉज ऑफ एक्शन। अब इसको लगा लो ऊपर वाली 1.5 लाइन जो शुरू में लिखी, एवरी फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? नॉन सप्लाई, जिसे प्लेंटिफ को यानी कि ए लिमिटेड को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव, क्यों प्रूव करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट, कि मेरा राइट था गेहूं प्राप्त करने का, उसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मेरा राइट तो फुलफिल हुआ ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं गेहूं, ताकि कोर्ट का जजमेंट उसके फेवर में आए। अब कॉज ऑफ एक्शन के दो बेसिक फैक्टर्स हैं, बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स। पहला कि आपका कोई राइट हो, और दूसरा आपके उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो, जिसके लिए आपको रिलीफ क्लेम करना पड़ रहा है, कोर्ट में जाके राहत मांगनी पड़ रही है। यानी कि रिलीफ क्लेम करना मतलब जस्टिस मांगना कोर्ट से, यानी कि बेसिकली कोर्ट केस करना और कोर्ट में जाके न्याय मांगना। तो रिलीफ क्लेम कर रहे हो आप, किस बात का? न्याय मांग रहे हो किस बात का? कि मेरा कोई राइट था और उस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। ठीक, दो चीजें कॉज ऑफ एक्शन के लिए जरूरी, दो बेसिक फैक्टर, कहीं भी लगा लो। ठीक, अभी मैट्रिमोनियल वाला एग्जांपल दिया था, तो हस्बैंड का राइट है कि वाइफ उसके घर में रहे, खाना खिलाए, प्रेम से उसके साथ रहे, और उसके बच्चे भी जो है उनको संभाले, और बिना कारण से उसको छोड़ के महीनों तक अपने मायके में ना पड़ी रहे। ये हस्बैंड का मैट्रिमोनियल राइट है। तो पहला देयर इज अ राइट, और दूसरा देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। लेकिन वाइफ ने उसका इन्फ्रिंजमेंट किया है, और वो महीनों से अपने मायके पड़ी है, न घर आती है न तलाक दे रही है। तो फिर अब हस्बैंड ने मांगा कोर्ट में इसको लेके रिलीफ, कि सर उसको बोलो या तो घर आए या मुझे छुट्टी दे, ताकि फिर मैं दूसरी शादी करके बच्चे भी पालूं और मेरा जीवन भी आगे चलाऊं। आगे लॉजिक समझ में? तो वाइफ का छोड़ के जाना बिकम्स अ कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि दोनों फैक्टर इसमें हो रहे हैं। सिविल केस के लेना यहाँ पे, क्रिमिनल के भी कॉज ऑफ एक्शन होते हैं। मर्डर इज अ कॉज ऑफ एक्शन, एक ऐसी एक्शन हुई है जो जिसके जो कि एक कॉज है, एक कारण है, सॉरी एक ऐसा कॉज हुआ है जिसके कारण लीगल एक्शन ली जा सकती है और कोर्ट केस लगाया जा सकता है। लेकिन वो हम सीआरबीसी में पढ़ेंगे। कॉज ऑफ एक्शन एक कॉमन वर्ड है, अभी इसको हम सीपीसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, अब यही हम सीआरपीसी में ले सकते हैं। और ये छोड़ो, डायरेक्टर्स को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, वो उन्होंने नहीं किया, तो ये नहीं करना इज अ कॉज ऑफ एक्शन, जिसके ऊपर आरओसी एक्शन ले सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन की कंसेप्ट समझ में आई लॉ में बच्चों को, है ना। अपना पढ़ा हुआ हर जगह लगेगा। मैंने क्यों जानबूझ के वो सब्जेक्ट लिए, जूरिस्प्रूडेंस, ईबीसीएल, सेटिंग अप, क्यों ये ली? सीएल ले सकता था, एसएल ले सकता था, मुझे तो आप भगवान की दया से कोई सा भी सब्जेक्ट लेने में प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी सब्जेक्ट उठाते उसकी पूरी चीरफाड़ करते हैं। लेकिन मुझे पता था कि जो मैं यहाँ, क्योंकि लिमिटेशन मेरे पास थी, सारे तो मैं पढ़ा नहीं सकता, तो फिर वो सब्जेक्ट ले लेता हूँ जिनके कारण बाकियों में बहुत मदद हो जाएगी। आप लॉ पढ़ना सीख जाओगे अच्छे से, लाइफ लॉन्ग। ठीक, और फिर ये पढ़ाने के लिए एलएलबी लगता है ना। वो कोई भी सीएस सीए पढ़ा सकता है, क्योंकि सब कंपनी लॉ पे फोकस करते हैं, खुद भी बहुत पढ़ते हैं कंपनी लॉ, जब पढ़ाई करते हैं, जब उसको बहुत मेन मान के, तो उसमें एक्सपर्ट ज्यादा मिलते हैं कंपनी लॉ के। ठीक, इसके लिए एलएलबी लगता है, दैट्स व्हाई आई हैड टू चूज दिस। है, चलो, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट और कॉज ऑफ एक्शन का टॉपिक हो। अब 1 मिनट भी तकरीबन बचा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको यही रोकते हैं और अगले सेशन में अभी हाल दो 5 मिनट 10 मिनट से डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों, आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात हम लोग करते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।